आपसे पूछा गया जहां सत्यम फंस गए हों? कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में है जो याद रह गया? अगर यूपीएससी के पैरामीटर से देखें तो बहुत सारे टॉपर्स का एटलीस्ट 30 मिनट्स इंटरव्यू चलता है। तो इस बात से मुझे लग रहा था यार इतना कम क्यों चला, क्या रीजन है कि इन्होंने इतना जल्दी लपेट दिया। हो सकता है कि लगा हो कि नहीं इसे हटाओ, ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि मैंने सारे सवालों के जवाब दिए, मैंने सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए। और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो एक मेंबर ने मुझे वेल डन भी कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक मॉक में मुझसे पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट विल बी योर रेट इन मार्केट आफ्टर सिलेक्शन। तो मैं तो पहले समझ नहीं पाया ये कौन सी रेट की बात कर रही है, बट फिर समझ में आया डाउरी के बारे में बात करें तो मुझे नहीं पता है क्या रेट है, मुझे इससे मतलब भी नहीं। और जहां तक मेरा टेक है, लेकिन वो टीज जरूर करते होंगे कि बिहार से वो यूपीएससी तो जरूर प्रिपरेशन करते होंगे। वो तो है, कहा जाता है कि बिहारी के खून में यूपीएससी का डीएनए है, तो वो तो बिल्कुल टीज किया जा सकता है। बट नमस्कार, प्रणाम बिहार तक के सभी दर्शकों को। यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम जब से आए हैं, हमारी कोशिश यही है कि तमाम टॉपर्स, तमाम जो परीक्षा पास करके हमारे परीक्षार्थी बाहर आए हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सत्यम गांधी। सत्यम के बारे में आपको बताऊं तो सत्यम 10th रैंक होल्डर है यूपीएससी परीक्षा में। ज्यादा बातें तसल्ली से करेंगे। सबसे पहले सत्यम, बिहार तक की तरफ से आपको बधाई और हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहला सवाल तो मेरा यही होगा, मैं आपके तमाम सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रही थी, इंस्टाग्राम पर आप अवेलेबल हैं और 3 दिन पहले का मैं ये पोस्ट दिखाना चाहूंगी। अगर लोगों को विजिबल है तो बढ़िया, नहीं तो इसके बारे में सत्यम बताएंगे। इस पोस्ट में सत्यम की एक तस्वीर है, संघ लोक सेवा आयोग के बाहर ये खड़े हैं और इन्होंने लिखा है, माँ जी, पापा जी, आपका बेटा कलेक्टर बन गया। स्टिल कैन नॉट बिलीव यू सेड। अब विश्वास हो रहा है? हाँ, अब जाके विश्वास हो रहा है, क्योंकि उस वक्त जब रिजल्ट आया था तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि अचानक से हो क्या गया, कैसे रैंक इन आ गया। मुझे उम्मीद थी कि सिलेक्शन जरूर होगा, परंतु यह उम्मीद नहीं थी कि टॉप रैंक सिलेक्शन होगा। तो ये काफी अद्भुत पल था मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए। तो अब जाके काफी खुशी हो रही है इसकी। सबसे पहले ये खबर आपको किसने दी? आपने खुद रिजल्ट देखा, किसी ने फोन करके बताया? जी हमारा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस पे इंटरव्यू वाले लोग थे। तो 3-4 दिनों से चर्चा चल रही थी कि आज आने वाला है रिजल्ट, आज आने वाला है। तो 3 दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं था और मेरी आंखें गड़ी हुई थी कि हाँ अब रिजल्ट आएगा, जैसे ही पीडीएफ आएगा मैं खोल के देखूंगा। तो पूरी मेरी आंखें टिकी हुई थी और जस्ट रिजल्ट आया, मैंने पीडीएफ खोला। मेरा प्लान ये था कि 1 से 100 रैंक तक एक एक करके नाम देखेंगे। अगर 100 तक नहीं आता है तो उसके बाद रोल नंबर सर्च किया जाएगा। तो उतनी जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट पेज पे ही दिख गया। तो ये काफी अद्भुत चीज। उसके बाद पहला कॉल कैसे किया? पहला कॉल मैंने घर पे किया। अब मम्मी पापा में से जो भी उठा ले, तो पापा ने उठाया कॉल। तो पापा ने बहुत बधाई दी, काफी खुश हुए। तो मेरी माता जी भी काफी खुश हुई और फिर घर में भी अभी खुशियों का सिलसिला जारी। मैं आपके माता पिता का भी इंटरव्यू देख रही थी, आंखों में भर भर के आंसू थे उनके। आपने जी वो जी इंटरव्यू देखा? जी, मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं अगर वो इंटरव्यू देखूंगा तो मेरे आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं इमोशनली थोड़ा स्टेबल रहूँ, क्योंकि घर पे जाके रोना ही है वहाँ पे परिवार के साथ। तो मैं जरूर देखूंगा उन्हें, क्योंकि उनका त्याग ही है जो मुझे आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा पाया है। सत्यम, अभी आप कहाँ हैं? जी मैं अभी करोल बाग में हूँ, दिल्ली। दिल्ली में? जी दिल्ली में रहकर ही आपने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की? जी, मेरा ग्रेजुएशन चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो पिछले मैं 4 सालों से दिल्ली में हम्म। हूँ। और 3 साल मेरा ग्रेजुएशन में और 1 साल मेरा प्रिपरेशन के दौरान मैं दिल्ली में ही रहा हूँ। हम्म। सबसे पहला सवाल, क्योंकि कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, ज्यादातर उन्हीं की तादाद होती है, वो ये सवाल ढूंढते हैं कि मैं ये सवाल करूं कि कैसे स्ट्रैटेजी क्या रही फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करना, वो भी 10 स्थानों में अपना एक स्थान बनाना, शीर्ष 10 स्थानों में आपने अपना एक स्थान बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे और क्या स्ट्रैटेजी रही सत्यम की? जी अगर सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है कि आप इस क्षेत्र में क्यों आए हैं। हम्म। आपके अंदर वो इनर मोटिवेशन होना चाहिए। बहुत तो क्या करते हैं यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख, मेरा कभी भी वो फंडा नहीं था, क्योंकि आपके अंदर इनर मोटिवेशन है तभी आप, क्योंकि ये एक मैराथन है, ये एक तपस्या है। तो इसमें आप सस्टेन तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक पर्पस हो। दूसरी चीज ये कि आप एक प्लान वाइज स्टडी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन कुछ भी उठा के पढ़ लिया। आपको मंथली, वीकली और डेली के प्लान्स बनाने हैं और अचीवेबल प्लान्स बनाने हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान बनाया
अगले दिन फिर से नया प्लान बन गया कि नहीं ये नहीं होने वाला। तो एक अच्छे प्लान बनाए, जो ऐसे प्लान बनाए जो कम से कम अचीव हो सके, तो प्लान वाइज स्टडी करें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मेरा यह मानना है, आपको 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, प्लान वाइज करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन चलो सो गए पूरे दिन। तो आप बस डेली पढ़ें, कंसिस्टेंट रहें, प्लान वाइज पढ़ें और माइंड में पर्पस है। तो ये सबसे महत्व। आपके जहन में कब आया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? जी, चूंकि मैं बिहार से हूँ तो वहाँ पे पहले से ही रहता है कि यूपीएससी यूपीएससी, तो माइंड में तो था, बट मैंने उस टाइम उतना सीरियसली उसके लिए नहीं सोचा। स्कूल डेज को एंजॉय करना होता है। तो फिर जब कॉलेज में आया मैं, तो फर्स्ट ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी रांची प्रशासन के साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो फिर वहीं से मुझे यह मोटिवेशन मिला कि हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज है, या फिर आईएएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाके इन ग्रास रूट लेवल पे गाँव में काम कर सकता हूँ। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली और फिर मैंने तीसरे वर्ष से अपनी तैयारी पूरी एकदम सीरियस तौर पे शुरू कर दी। अच्छा सत्यम, मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि कई बच्चों को तो ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, कैसे पॉलिसी बनती है, तमाम चीजें नहीं पता होती। आईएएस का रोल क्या होता है, आईपीएस क्या करता है, ये तमाम बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो वो आपका कब क्लियर हुआ? क्या बचपन से आपके ये बेसिक्स क्लियर थे? और जिनके क्लियर नहीं होते उन्हें कैसे क्लियर करना चाहिए तमाम बेसिक्स, आप बताएंगे जरा? जी, बचपन में बस इतना पता था कि एक डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ऐसा था कि मेरे दादाजी जो हैं वो हमेशा हिंदी अखबार पढ़ा करते थे। तो मैं उनके जब पास में बैठता था तो वो एक पेज मुझे भी दे देते कि लो तुम भी पढ़ो। तो ये बचपन की बातें हैं, तो उसमें खबर चलती थी कि आज डीएम ने ये कर दिया, एसपी साहब ने ये कर दिया, कप्तान साहब ने ये कर दिया। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया था बचपन में कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। बट ये एक क्रूड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर हायर लेवल पे हम समझे तो पॉलिसी मेकिंग हो गया या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी प्लानिंग, ये सब उनके हाथ में होता है। तो ये मुझे समझ आया कॉलेज के डेज में। तो एक काफी लंबा प्रोसेस रहा इस चीजों को समझने का, और तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना। आपका मीडियम क्या था? मुझे जहां तक पता है इंग्लिश मीडियम में जी मीडियम। जी जी, इंग्लिश। अच्छा, इस बार इंग्लिश मीडियम के कई बच्चे टॉप लिस्ट में हैं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों में मलाल है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है? क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चों से ज्यादा चैलेंज हिंदी मीडियम वाले बच्चों को होता है? क्या क्या परेशानियां होती हैं? जी, ये मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए काफी ये बड़ी चीज हो जाती है। तो क्यों, मेरा यह मानना है कि यूपीएससी में सबसे बड़ा बाधा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, मेजोरिटी के लिए प्रीलिम्स स्टेज है। अगर वो एक बार प्रीलिम्स स्टेज क्रॉस कर लेते हैं तो काफी हद तक उनके लिए मेंस निकालना उतनी बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं रह पाता है मेंस। और इंटरव्यू में तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, आप किसी भाषा में दे जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें प्रीलिम्स पे काफी फोकस करना चाहिए। पर्टिकुलरली जो साइंस एंड टेक के सवाल हैं, जो पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको आपको स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना चाहिए। सीसैट को आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है, मैथमेटिक्स है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको आप डेडिकेटेड तरीके से ध्यान दें। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आपकी इंग्लिश एकदम शशि थरूर जी की लेवल की नहीं होनी चाहिए, आपको पीएचडी नहीं करनी है उसमें। आप बस इतना इंग्लिश जरूर रखें कि आप इंग्लिश अखबार को पढ़ के आप समझ सकें, उसे फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकें। और बस इतना इंग्लिश चाहिए आपको, बिल्कुल प्रोफेसर टाइप की नहीं चाहिए। अच्छा, जब आपने अपना इंटरव्यू दिया तो कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा गया जहां सत्यम फंस गए हों? कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में है जो याद रह गया? अ, जी, बस ऐसा एक सवाल था जिसमें मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि हमारे इंडिया में सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम वीक है, हमारा एक्सपोर्ट्स उतना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा लोकल टू ग्लोबल की बात की है, तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? तो मैंने जवाब दिया, परंतु वो जवाब से थोड़े असंतुष्ट थे। तो फिर मैंने उसे और सुधारने का प्रयास किया कि सर मैंने और पॉइंट्स ऐड किया, तब जाके वो संतुष्ट हुई। तो वो एक सवाल था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इंटरव्यू के बाद ऐसा था कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? जी, दोनों फीलिंग थी। पहली ये कि मेरा इंटरव्यू सिर्फ 17-18 मिनट चला था, और अगर यूपीएससी के पैरामीटर से देखें तो बहुत सारे टॉपर्स का एटलीस्ट 30 मिनट्स इंटरव्यू चलता है।
तो इस बात से मुझे लग रहा था यार इतना कम क्यों चला, क्या रीजन है कि इन्होंने इतना जल्दी लपेट दिया। हो सकता है कि लगा हो कि नहीं नहीं, इसे हटाओ, ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि मैंने सारे सवालों के जवाब दिए, मैंने सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए। और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो एक मेंबर ने मुझे वेल डन भी कहा था। तो दोनों फीलिंग्स थी कि यार वेल डन भी कहा और 17 मिनट में खत्म भी कर दिया, तो समझे क्या। ये चीज। अच्छा, मैं आपके कुछ मॉक इंटरव्यूज देख रही थी, क्योंकि जी हम भी इंटरव्यू करने जाते हैं तो हम भी पूरी प्रिपरेशन करते हैं कि कैसा है सत्यम का बैकग्राउंड, जी कैसी तैयारी रही उनकी। तो उस मॉक इंटरव्यू में आपसे सवाल किया गया कि सत्यम आपकी यंग एज है, क्या आप इतने मेच्योर हैं कि इन तमाम चीजों को समझ सके। तो क्या ये सवाल असल इंटरव्यू में भी पूछा गया था? जी नहीं, ये सवाल नहीं पूछा गया था। उन्होंने बस उन्होंने एक तारीफ के तौर पे ही कहा कि ये काफी अच्छी बात है कि आप 2020 में ग्रेजुएट हुए हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि काफी अच्छी बात है, परंतु उनके बोलने की शैली से लग गया कि हाँ, वो इस बात से खुश है कि मैं एक यंग कैंडिडेट हूँ। खुद से कभी ऐसा फील हुआ कि यार मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हुए अपनी एज की वजह से? क्योंकि आसपास जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सालों से कर रहे हैं, मतलब उनकी बात सुन के ऐसा लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं कैसे compete करूंगा। जी, मेरे हिसाब से यूपीएससी में एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप डिफरेंट हैं। आप एक कोट है बहुत ही फेमस, ओनली कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड। मतलब आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को, आप अपना एक अलग दुनिया बना के रहें। आपको ना दूसरों से ज्यादा प्रभावित होना है, ना दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना है। आप एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, आपकी अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, सेल्फ डाउट ना करें। और सेल्फ डाउट अगर तब नहीं आएगा जब आपको मेहनत का परिणाम मिल रहा है। जैसे मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 3-3 साल से तैयारी करते जिनका नहीं हुआ। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसी तरह मेंस में और उसी तरह इंटरव्यू में। तो मेहनत इस तरीके से करें कि आपको सेल्फ डाउट आए। तो ये मेरा है। बचपन से आप टॉपर रहे हैं सत्या? जी, मैं कहूंगा कि बचपन से ही टॉप कर रहा हूँ। मैंने क्लास 10th 12th और इवन यहाँ कॉलेज में भी टॉप किया है। तो मैं बचपन से पढ़ाई में ठीक। कोई प्रेशर ऐसा फील होता है कि अब तक टॉप करता आया हूँ? प्रेशर तो ऐसा नहीं है, बट मुझे याद है अभी भी स्कूल के मेरे टीचर्स कहा करते थे कि टॉप करना एक बड़ी चीज नहीं है, उस टॉप पोजीशन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक प्रेशर इनडायरेक्टली रहता है, बट परंतु मैं इसे प्रेशर के तौर पर नहीं लेता, मैं इसे नेचुरली अपना देता हूँ, और उसमें जो भी पोजीशन मुझे आ जाए मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, प्रेशर आप लोगों पर तो नहीं रहता है, लेकिन आप लोग इतनी कम उम्र में ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स कर लेते हैं, इसके बाद बाकी बच्चों पर प्रेशर जरूर हो जाता है। आपको ही पता है कि बिहार के माता पिता कैसे होते हैं, अब तो उनके लिए सत्यम रोल मॉडल हो गया। अब वो अपने घर में बच्चों को यही कहेंगे कि देखो 22 साल की उम्र का लड़का है, यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक उन्होंने किया है, फर्स्ट टू 10th रैंक में पोजीशन भी उनका आया है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट होगा, इस पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं जो भी पेरेंट्स या बच्चे जो भी देखेंगे इस वीडियो को, उनको मैं ये कहूंगा कि आपको अपने बच्चे पे किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रेशर हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वो फिर बच्चे को बंद कर देगा एक कमरे में, उसका विकास रोक देगा और बच्चा मानसिक परिस्थिति, खराब परिस्थिति से गुजरने लगेगा। बिल्कुल किसी तरीके का प्रेशर ना बनाए। और जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा यूपीएससी ही करे, बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में अव्वल काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे का मन है वो करने दे, आप उसे बिल्कुल प्रेशर न डालें कि सत्यम गांधी है, 22 साल की उम्र है, क्रैक कर लिया तुम भी करो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहूंगा कि बच्चे पे प्रेशर ना डालें, उसका जो मन है वो करने दे और आप उसी में सपोर्ट करें। तभी, क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, बस उनसे यही कहूंगा कि आप प्रेशर ना लें। आप अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छे हैं तो आप इंजीनियरिंग में लक्ष्य डिसाइड करें कि हाँ मुझे आईआईटी नहीं, मुझे एमआईटी में पढ़ना है। एकदम लक्ष्य हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट डिसाइड करेंगे तो आप छोटी मोटी पहाड़ी जरूर चढ़ लेंगे। तो आप हमेशा ऊंचे टारगेट्स रखें ताकि आप मीडियम तक जरूर पहुंच जाए। तो बिना प्रेशर के पढ़े, किसी के द्वारा कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, शुरुआत से बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज किस कॉलेज में आपने पढ़ाई की, तैयारी कब से शुरू हुई? ये क्वेश्चन मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि तमाम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन शुरुआत में पूछे गए हैं, और जितने भी लोग होंगे वो बेशक आपके कई इंटरव्यूज देख चुके होंगे जो इस इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। तो अब आप बताइए कि आपकी शुरुआत पढ़ाई की कहाँ हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और दिल्ली कब आना हुआ?
जी, मैं ओरिजिनली एक बिगड़ा गांव है, समस्तीपुर जिले बिहार में, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा है, 1 से लेकर 18 साल तक। और मैंने कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय आर्य पूसा समस्तीपुर में है, वहीं से की। और उसके बाद मेरे 12th में अच्छे नंबर आए थे, 91% आया था, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया, मॉर्निंग शिफ्ट में। और इसमें मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है। और फिर मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुआ हूँ, और फिर मैंने यहाँ परीक्षा। अच्छा, 18 साल के बाद आप दिल्ली पहुंचे और आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि आपको ये तक नहीं पता था कि मोमोज क्या होता है, सैंडविच किस चिड़िया का नाम है। तो जब दिल्ली आए तो एडजस्ट होने में दिक्कत हुई? बिहारी होने की वजह से क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस करना पड़ा? और क्या एडजस्ट होने के लिए कुछ अपने साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा? जी, मैं ये तो कहूँगा कि एडजस्ट होने में तो दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। और दिल्ली में काफी एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, यहाँ पे सब लोग मिलते हैं, शहरी लाइफस्टाइल है। तो शुरू में एडजस्ट करने में बिल्कुल दिक्कत हुई। यहाँ पे मुझे इतना शोर शराबा, इतना पॉल्यूशन का आदत नहीं था। मैं तो गाँव में रहता था, जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, खेत ही खेत है। तो दूसरी चीज, जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, तो वो मुझे कभी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में मेरे जितने सीनियर थे, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, उन्होंने कभी बिहारी को लेकर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। इनफैक्ट मैं ये तो कहूंगा कि जो मेरे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उसमें 90% तो बिहार के ही थे। तो बिल्कुल किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी फील नहीं हुआ। लेकिन वो टीज जरूर करते होंगे कि बिहार से वो यूपीएससी तो जरूर प्रिपरेशन करते होंगे। वो तो है, कहा जाता है कि बिहारी के खून में ही यूपीएससी का डीएनए है, तो वो तो बिल्कुल टीज किया जा सकता है। बट जितने भी बिहार के हैं, मैं उनको बस ये कहूंगा कि आप ये ना मन बनाए कि आपको यूपीएससी ही करना है। आपका जिस क्षेत्र में मन हो, उस क्षेत्र में ही पूरा लगन लगा काम करें। चाहे आप बिजनेस खोलना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, एकदम ऊंचे सपने रखें। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो यूपीएससी की ही बिल्कुल तैयारी करें। बिल्कुल। सत्यम, आपके परिवार में कौन कौन है? क्या कोई भाई बहन है आपके अलावा? जी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, और मेरा 1 साल छोटा भाई है, और मेरे दादाजी हैं। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता सरकारी कर्मचारी हैं, वहीं पर ग्रुप सी में एक विश्वविद्यालय है मेरे गांव के 5 किलोमीटर दूर, हाँ। तो वहीं पर वो कार्यरत है। और मेरी माता जी हाउसवाइफ है, और मेरा भाई 1 साल छोटा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है। अच्छा, जब पिता से बात हुई और आपने बताया कि मतलब आप क्रैक तो कर ही चुके हैं, फर्स्ट टू 10th रैंक में आपने 10th रैंक भी हासिल किया है, पिता की कोई बात जो याद रह गई हो, उन्होंने कही हो? जी, उन्होंने पहला शब्द यही कहा था, वाह बेटा वाह, बहुत खुश हूँ इस बात से लेके, तो वो ये मुझे अभी भी याद है। और फिर मेरी मम्मी से बात हुई, वो भी काफी खुश थी, मेरे दादाजी भी खुश थे। तो उनका भी एक सपना था कि, जैसे दादाजी का सपना था कि मेरे खानदान से कोई कलेक्टर बने, क्योंकि बिहार में ये चीज होती है, कलेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। तो उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी, तो मैंने उसे पूरा किया, तो इस बात की मुझे काफी खुशी है। अगर यूपीएससी नहीं करते तो क्या करते सत्यम? जी, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या करता, क्योंकि मैंने मैंने अपने 12th क्लास के बाद एनडीए, यूपीएससी के एनडीए एग्जाम होता है, उसका भी परीक्षा दिया था। और उसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 242 आई थी, जिसमें मैं इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्ट हुआ। परंतु ड्यू टू मेडिकल इशू, क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूँ और ये कभी ठीक नहीं होता, तो मैं वहां से रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, करे तो करे क्या, क्योंकि पुलिस में जा नहीं सकते, डिफेंस में जा नहीं सकते, आप रेलवेज में जा नहीं सकते, बहुत सारे क्षेत्र आपके लिए बंद हो जाते हैं। तो एक ही क्षेत्र बचता है, या तो आप एकेडमिक्स में जाएं, या फिर आप इधर यूपीएससी में आए। तो एकेडमिक्स में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, कि काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और मैं चूंकि सबसे बड़ा बेटा हूँ घर में, और पापा 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे ऊपर। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, अब करना तो यही है, इसके अलावा तो और कुछ अच्छा, जब अब क्लियर हो गया है, अब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो किस फील्ड में जाने की इच्छा है? किस विभाग की तरफ रुख करना चाहेंगे? जी, मेरी सबसे ज्यादा रुचि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए है, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप किया था, जहाँ से यह मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे करना है यही। तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मैं स्वरोजगार के क्षेत्र में काम जरूर करना चाहूंगा, ताकि जो गांव में जो आज क्या होता है, बहुत लोग बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, जॉब नहीं होता तो बाहर चले जाते हैं। गांव के जो बूढ़े लोग हैं, वो बाहर से पैसों पर निर्भर हैं कि बेटा उनका पैसा भेजेगा। तो किसी तरीके से गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके, तो मैं इस पे जरूर काम करने की कोशिश करूँ। कैडर कौन सा है प्रायोरिटी में?
कैडर तो मैंने बिहार ही चूज किया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे समस्याएं देखी हैं, परंतु किसकी कम ही उम्मीद है कि मुझे बिहार का मिल पाएगा। आपने समस्याओं की बात की तो अब मैं कुछ एक दो सवाल पूछूंगी जो मैंने एक दो और इंटरव्यूज में पूछे हैं जो टॉपर्स हैं हमारे बिहार के उनसे, कि जब भी मैं टॉपर का इंटरव्यू कर रही हूँ और उसमें जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें ये सवाल बेशक ही है कि बिहार से रोजाना हर साल जो है यूपीएससी के बच्चे निकलते हैं क्रैक करके। इस बार तो फॉर्चुनेटली कई टॉपर्स भी निकले हैं, लेकिन बिहार की स्थिति वैसी की वैसी ही है। आपने अभी कहा भी कि कई समस्याएं हैं, तो इस पर क्या टेक है सत्यम का? जी, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहला तो ये है कि बिहार में परिवर्तन जरूर आया है। अगर मैं पिछले 15-20 सालों की खास की बात करूं तो बिहार देश में सबसे अव्वल रहा है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इवन कभी कई बार उसने गुजरात को भी पीछे छोड़ा। तो बेशक तौर पे ग्रोथ हुआ है, परंतु जो हमारी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा बिहार को ही लूटा है। और उसके बाद अगर बात करें तो हमेशा से ही पिछड़ा इलाका रहा है एग्रीकल्चर को लेकर। तो इस वजह से जो हमारे ऊपर इतिहास का बोझ है, हिस्ट्री का, कि हम हमेशा से पिछड़े रहे हैं, उस वजह से हम आज भी पिछड़े। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि बिहार में यह जाहिर सी बात है हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो जो बिजनेस के जो रोजगार, स्वरोजगार का जो और संसाधन है, उसे हमें विकसित करना होगा कि लोग आए, वहां पे भी अपना इंडस्ट्री शुरू करें, वहां पे भी अपना एक बिजनेस लगाए, ताकि लोगों को रोजगार मिल पाए। इसी से जाके बाद में फिर और डेवलपमेंट होगा वहां पे। तो ये चीज है। तीसरी चीज ये भी कहूंगा कि बहुत लोग बिहार से यूपीएससी निकालते हैं, परंतु मैंने भी पढ़ा है कि परंतु बिहार में फिर भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूंगा कि यूपीएससी निकालना एक दूसरी चीज होती है और कंट्रीब्यूशन एक ओवरऑल डेवलपमेंट दूसरी चीज होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मेरा भी ध्यान रहता है कि बिहार का विकास हो, परंतु उसके लिए बिजनेस और इंडस्ट्रीज का आना काफी जरूरी है बिहार में, जो कि मेरा लगता है कि आने वाले दिनों में जरूर यह चेंज आएगा। आपने इंडस्ट्रीज की बात की, अब फिर मैं 2020 इलेक्शन पर चली जाऊंगी। बहुत बड़ा मुद्दा रहा वो जी जी महागठबंधन और एनडीए का, कि जी नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडस्ट्री लाना तो मुश्किल है बिहार में। जी। तो इस बात पर वो फंस गए। क्या कहेंगे सत्यम? और जो नेता है तमाम बिहार के, उनमें कोई पसंदीदा नेता है क्या सत्यम का कोई? जी, मैं अगर पहले कमेंट की बात करूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो उन्होंने एक हद तक सही कहा है। और उनके कहने का मतलब ये है कि चूंकि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो उनको कोई सी बॉर्डर नहीं मिल पाता है और इंडस्ट्रीज हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहती हैं, तो उनको काफी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उनका बढ़ जाता है। तो इस वजह से बिहार में इंडस्ट्रीज को लगाना मुश्किल है। परंतु मुझे यह भी लगता है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में छोटे मोटे इंडस्ट्रीज जरूर बिहार में आए जा सकते हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन और उनका स्पीड बढ़ना जरूरी है। और जहाँ दूसरी बात है पसंदीदा नेता की, तो मेरा ऐसा कोई पसंदीदा नेता नहीं है। मैं हर इंसान को उसके अपने मेरिट पे जज करता हूँ। कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें खराब लगती है, तो ऐसा कोई पसंदीदा नहीं। चलिए, एक और सवाल जो उन्हीं कमेंट्स से मैंने निकाला है, और ये सवाल ये है कि यूपीएससी क्रैक करने वालों का पहला मकसद यही होता है कि अपना रेट जो है वो मार्केट में बढ़ाएं। ये रेट जो है वो डाउरी से रिलेटेड है, डाउरी के संदर्भ में मैंने ये सवाल किया है। क्या टेक होगा आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक मॉक में मुझसे पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट विल बी योर रेट इन मार्केट आफ्टर सिलेक्शन। तो मैं तो पहले समझ नहीं पाया ये कौन सी रेट की बात कर रही है, बट फिर समझ में आया डाउरी के बारे में बात करें तो मुझे नहीं पता है क्या रेट है, मुझे इससे मतलब भी नहीं। और जहां तक मेरा टेक है तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जो भी दहेज प्रथा है या मेरे हिसाब से अभी के टाइम में सबसे रिग्रेसिव प्रथा, एक महिलाओं को और पुरुषों को कम्युनिटी की तरह ट्रीट करना, कि आप जैसे कि बेटा बेच रहे हैं अपने घर से, आप एक तो महिलाएं अपना घर छोड़ के आ रही हैं, आप तो उनसे पैसे भी ले रहे हैं और एक बोझ की तरह बन जाता है परिवार के ऊपर। तो दहेज प्रथा के मैं सख्त खिलाफ हूँ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यह आपका कर्तव्य है कि आप जब भी बड़े हो, या आपका बेटा है या आपको अगर शादी करनी है, तो दहेज बिल्कुल ना ले। अब बहुत लोग ये होते हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं लेंगे फर्नीचर ले लेंगे। नहीं, ये तो गलत चीज हो गया। तो बिल्कुल कुछ भी ना ले, इक्वल रिस्पेक्ट पे शादी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो अपने माता जी को कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि नहीं, हम दहेज नहीं लेने वाले। आप तो मेरी माता जी भी फुल सपोर्ट करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दहेज प्रथा तो बिल्कुल जानी चाहिए। सही बात कही आपने, क्योंकि कई बिहार के युवा हैं, कई बिहार के छात्र हैं, उनका यही मकसद होता है कि सरकारी नौकरी पाना है, फिर लाखों में वापस उसे रिटर्न ले लेना है।
जाते जाते कुछ और सवाल कर लेती हूँ। आपके भी कई इंटरव्यूज होंगे, हम 1-2 दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन सत्यम चूंकि जब से रिजल्ट आया है वो काफी बिजी हैं इंटरव्यूज वगैरह में। खाली समय में क्या करते हैं सत्यम? जब तैयारी कर रहे थे तो रूटीन क्या थी आपकी, ये बताइए। जी, रूटीन तो मेरी काफ़ी अजीब थी। मतलब मैं रात में पढ़ता था, दिन में सोता था। और तो इस वजह से समझिए कि दिल्ली में रहते हुए न्यूयॉर्क का आनंद मिल रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी उस टाइम रात होती है। तो रूटीन थोड़ी सी मेरी अजीब सी थी, परंतु कॉलेज भी जाना होता था तो उसको ही मैनेज करना है थर्ड ईयर में। हाँ, तो रूटीन ऐसा था कि 10 घंटे, 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी को मैं देता था। हाँ, उसके अलावा जो भी टाइम आपका बचता है उसमें आप अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं। जैसे मेरी हॉबी फोटोग्राफी थी। मेरे पास आज भी कैमरा नहीं है, तो मैं अपने दोस्तों से कैमरा लेता था और फोटोग्राफी करने जाता था। हाँ। उसके बाद मैं अपने मेरे मेरे पास कई सारे किताब पढ़े हैं, नॉन फिक्शन के, नॉन अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो मैं उन किताबों को पढ़ा करता था। और साथ ही साथ अगर मेरा मुझे काफी ज्यादा लो फील हो रहा है कि यार कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर मैं मूवी वगैरह, पर्टिकुलरली साइंस फिक्शन फिल्म्स मुझे बहुत पसंद है, तो हाँ। मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा। और ये बताइए कि आसपास के दोस्त कैसे हैं? जी, मैंने अपनी प्रोफेशन जर्नी में ज़्यादा दोस्तों को बनाया नहीं, क्योंकि यह मेरा मानना है कि आपका सर्कल जितना छोटा होगा आप उतना आगे जाएंगे। पर्टिकुलरली प्रिपरेशन स्टेज में, बाद में तो निश्चित तौर पे आपका सर्कल बड़ा होगा। परंतु डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। जो भी काम आप कर रहे हैं उनमें जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको आप जितना दूर करने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। और एक आज के टाइम में युवाओं में है कि दोस्तों के साथ घूम लिए, पार्टी कर ली, मौज काट ली, उन सब चीजों से आप इस क्षेत्र में तो बिल्कुल दूर रहे, ताकि आप पढ़ाई को ध्यान दे पाए। मेरे 1, 2, 3 अच्छे दोस्त जरूर हैं, हर्ष, हिमांशु, हितांश। तो बस मैं 2, 3 दोस्तों को रखता हूँ। मेरा भाई भी काफी सपोर्ट किया है इस चीज को लेकर। हाँ। उसके अलावा मैंने ज्यादा सोशल सर्कल रखा नहीं। अच्छा, एक सवाल रह गया, और ये सवाल बेशक ही लोग कमेंट करके पूछेंगे कि सेल्फ स्टडी आपने किया या फिर कोचिंग करते थे? जी, मैंने थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन किया था, परंतु मैंने उसकी सारी क्लासेस अटेंड नहीं की थी। मैंने वही क्लासेस उसकी अटेंड की, कोचिंग की, जो मुझे लगे कि हाँ ये करने लायक है। परंतु हाँ एक चीज है कि कभी कभी लगता है कि इतना पैसा दिया वो चला गया, परंतु ठीक है, कुछ तो गाइडेंस मिल जाता है जरूर। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से करते हैं। मैंने भी मेरा मैंने तो कोचिंग के नोट्स रद्दी के भाव में बेच भी चुके हैं। तो वो अलग चीज है, आपको खुद से पढ़ना है। ये अगर कोचिंग से क्लियर होता तो हर साल लाखों बच्चे कोचिंग करते हैं, उनका हो जाता। हाँ। तो सेल्फ स्टडी से पढ़े, बिल्कुल होगा। गाइडेंस की जरूरत है तो आप टॉपर्स के वीडियोस देखें यूट्यूब पे। मैंने भी यही किया था। टॉपर्स के मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने, टॉपर्स के स्ट्रेटजी वीडियो देखने हैं, जिसको उन्होंने बताया है किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है। हाँ। वो वीडियोस देखें, उनसे सीखें, टॉपर्स के आंसर शीट देखें, उन सब चीजों से गाइडेंस लें। चलिए, सत्यम की सक्सेस के पीछे की 3 बड़ी वजहें क्या रही? इतनी कम उम्र में यूपीएससी क्रैक करना और 10th रैंक ले आना। 3 में सबसे पहले तो मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करूंगा, जो मेरे माताजी, पिताजी, दादाजी हैं। और मेरा काफी पसंदीदा दोस्त है हर्ष, हिमांशु। तो उसने हर परिस्थिति में मेरी हेल्प, मतलब अगर मुझे फाइनल, इवन मैं अगर शेयर करूं तो मेरे पास टेस्ट सीरीज खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपने दोस्त हर्ष से मांगता था और वो 5 मिनट के अंदर मुझे पैसे भेज दे। भाई तू कर, जो चाहिए तू मुझे बोल। मेरे घर वालों ने कर्ज लेके मुझे पढ़ाया। बिहार में अगर आपको पता होगा, वहाँ पे सूद पे पैसा मिलता है। तो उन्होंने ऐसे पढ़ाया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमेशा मेरे परिवार वाले बहुत धार्मिक हैं, तो उन्होंने उनका ध्यान रखा। दूसरी चीज ये कि कंसिस्टेंट रहा मैं हमेशा। पढ़ाई को लेकर किसी तौर पे समझौता नहीं किया, चाहे दोस्त हो चाहे परिवार हो, किसी तरीके का आपको कोई समझौता नहीं करना है। और तीसरी चीज क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जो मैंने कहा कि क्यों आप ये करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन है तो आप करें, अदरवाइज आप कोई दूसरा क्षेत्र जरूर देख सकते हैं अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन नहीं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सत्यम। और जाते जाते मैं वही बात कहूंगी जो आपको तमाम लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनेंगे। ये उम्मीद हमारी आपसे है, और सफलता ऐसे ही आपके साथ बनी रहे, और आप यूं ही समाज में बदलाव लाएं। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आप काफी हम्बल, और आपके सारे जवाब जो हैं वो बेशक काफी अच्छे से दिए। और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।